बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पोखरण परीक्षण 2 की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उठा रहे हैं डीआरडीओ के वैज्ञानिक के संथानम, जिनके मुताबिक पोखरण परीक्षण 2 पूरी तरह असफल था। ये परीक्षण 13 मई 1998 को हुआ था और तब पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया था। इस परीक्षण को पूरी तरह कामयाब बताया था। लेकिन अब वैज्ञानिक के संथानम के ताजा बयान के बाद पोखरण परीक्षण 2 की कामयाबी संदेह के घेरे में आ गई है और इससे जुड़े तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण पर विदेशी एजेंसियों ने पहले भी सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक और पोखरण 2 में डीआरडीओ के प्रतिनिधि के संथानम ने के बयान ने इन सवालों को हवा दे दी। ये के संथानम साहब का पहलू है, हम उनकी बात भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने पोखरण 2 को पूरी तरह से कामयाब परीक्षण बताया था। The scientists who were in Pokhran, Dr. Chidambaram was leading them, the atomic scientist. Dr. Kapotkar was there. There were other people from the Atomic Energy Department and from DRDO. When they all assured us that they have done what they set out to do, and when Dr. Kalam reiterated that in September of '98 and again last year, I believe them. So perhaps Dr. Santhanam has his misgivings, he is entitled to them, but it doesn't mean that what we said at that time and what Dr. Kalam said at that time was wrong or was a lie to the nation. It was not. बीजेपी का क्या रिएक्शन है वो भी हम आपको बताते हैं। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने के संथानम के आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि संथानम व्यक्तिगत मतभेदों की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान देश के लिए घातक साबित हो सकते हैं। ये देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और ये अपेक्षा ऐसे व्यक्ति से नहीं की जाती थी जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम कर चुका है। कलाम साहब एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, भारत के राष्ट्रपति हुए। उस विस्फोट के समय वो भी नियंत्रण कर रहे थे, तो क्या वो गलत थे? चिदम्बरम जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे वो उस समय थे, बाकी पूरी फौज थी। वो बड़ा नाम है उनका भारत के आणविक क्षेत्र में, मैं और तो नहीं कहूंगा, लेकिन आज दुनिया में जो भारत की एक ताकत और साख बनी है उसमें जितनी जिम्मेवारी से पोखरण 2 को हम लोगों ने संभाला है उसके कारण है। मैं संथानम महोदय से आग्रह करूंगा, अगर आपकी अपने एटॉमिक एनर्जी विभाग में नहीं पड़ती है तो उस व्यक्तिगत लड़ाई को आप राष्ट्र के हित के सामने मत लाइए। ये पूरा विवाद के संथानम साहब के बयान के बाद आया और इस वक्त मेरे साथ के संथानम साहब खुद मौजूद हैं। संथानम साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। चाहे बीजेपी हो या फिर इससे पहले ब्रजेश मिश्रा साहब हो, सभी का कहना है कि आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है और यहाँ पे बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि व्यक्तिगत मतभेदों की वजह से आपने ये बयान दिया है। हम सबसे पहले चाहेंगे कि देश की पूरी जनता इस वक्त आपको सुन रही है, क्या वजह है आपके बयान को इस वक्त रखने की और क्या सच्चाई है पोखरण 2 की? पहली बात यह है कि CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान ट्रीटी में बहुत ध्यान दिया जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका पर्टिकुलरली, और आने वाले दिनों में CTBT में भारत का हस्ताक्षर लेने के लिए काफी प्रयास शुरू होगा। इसलिए मेरा स्टेटमेंट का टाइमिंग CTBT डिपेंडेंट है, नंबर 1। नंबर 2, एनवायरनमेंट, द सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। मई 98 में जो 5 टेस्ट किए गए थे उसमें एक था थर्मोन्यूक्लियर या जो कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट। उसका ये जो क्लेम किया गया था उस समय, उसके ऊपर काफी तगड़ा डिबेट शुरू हुआ है, न केवल भारत में, विदेशों में भी, क्योंकि जब साइस्मिक सिग्नेचर है और अर्थक्वेक की तरह सिग्नेचर आता है, अगर उतना किलोटन था वो हाइड्रोजन बॉम्ब से, तो साइस्मिक सेस्मोमीटर्स, एक्सेलरोमीटर्स वगैरह में
सिग्नल एक लेवल का होगा। अगर वो लेवल से कम है सिग्नल तो मान जाएंगे कि वो ये जो क्लेम किया था उससे कम है। जी, ये संतानंद साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है जो सभी जानना चाहते हैं कि ये बात उस वक्त क्यों नहीं उठी। ये बहुत गंभीर मसला और आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। सीटीबीटी के पहले इस मुद्दे का सामने आना जरूरी था, लेकिन पोखरण 2 के बाद भी ये सच्चाई सामने आनी चाहिए थी। क्या उस वक्त आप लोगों को रोका गया था? कुछ महीनों के बाद पूरा विश्लेषण करके हमारी दृष्टिकोण से, डीआरडीओ की दृष्टिकोण से, और 5 टेस्ट में क्या यील्ड आया था उसके बारे में सरकार को रिपोर्ट दिया गया था 1998 एंड में। लेकिन सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया, सरकार ने छुपाया इसको, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये मेरा रिपोर्ट क्लासिफाइड था। ये नहीं है कि हर क्लासिफाइड रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आए। लेकिन ये एक ऐसी जानकारी थी जिससे बहुत सी बातें जुड़ी हुई थी। आपको लगता है क्या उसका इस्तेमाल हुआ? क्योंकि आज अगर आप ये मुद्दा उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री काम सरकार की तरफ से नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एनवायरनमेंट जो है ये सीटीबीटी का दबाव आने वाला है, और सीटीबीटी का दबाव जब बढ़ता है और इस तरह का न्यूक्लियस करने में मुश्किल होगा भारत के लिए। जी, ये आपसे बातचीत जारी रखेंगे और आपको इस वक्त देश की पूरी जनता सुन रही है के संतानंद साहब। हम चाहेंगे कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी तो बहुत हो रही है, स्पष्ट चीजें सामने आए, पोखरण 2 की सच्चाई क्या है, उस वक्त क्या हुआ था। बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आज की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, पोखरण 2 की सच्चाई क्या है, और के संतानंद साहब मेरे साथ बने हुए हैं, जिनके बयान के बाद एक रिएक्शन आ रहे हैं। चाहे बीजेपी के रिएक्शन हो, ब्रजेश मिश्रा का रिएक्शन हो, या फिर अब्दुल कलाम साहब जो कि उस वक्त राष्ट्रपति थे, उनका भी रिएक्शन आया है। संतानंद साहब, मैं आपको जो प्रेस रिलीज एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तरफ से आई है वो भी पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उनका कहना है कि आफ्टर द टेस्ट देयर वाज अ डिटेल्ड रिव्यू बेस्ड ऑन द 2 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, seismic measurement close to the site and around, and second one is radioactive measurement of the material after post-shot drill in the test site. From these data, it has been established by the project team that design yield of the thermonuclear test has been obtained. इसके मायने क्या हैं? क्या वो आपके साथ हैं या आपके खिलाफ? ना, मैं ये कहूँगा कि जो मैं कह चुका हूँ और अभी दोबारा कहता हूँ कि थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट पार्शियली सक्सेसफुल रहा। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ ये फुल फेलियर था, और जितना यील्ड क्लेम किया था उसमें जरूर थोड़ी कमी पड़ी थी। मैं स्टेटमेंट इस समय पे किया था 2 दिन पहले एक सेमिनार में कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन करने के लिए इंडिया में दबाव जरूर आएगा कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, और हम सरकार की ओर से और साइंटिफिक टेक्निकल कम्युनिटी की ओर से, सिक्योरिटी कम्युनिटी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कम्युनिटी की ओर से अगर देखेंगे, और शक है कि थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट उतना सफल नहीं रहा जितना क्लेम किया गया, तो ये सीटीबीटी वगैरह जल्दी साइन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड साइस्मोलॉजिस्ट जो विदेश में हैं और इस तरह का साइस्मिक मॉनिटरिंग करते हैं, वो लोग एक दिन के अंदर अपना एस्टिमेट जो May 98 टेस्ट का था उसको वो लोग रिलीज किए हैं। ये तो वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साइस्मोलॉजिस्ट हैं, उनका ओपिनियन को आसानी से नहीं हट सकता। जी, लेकिन मैंने जैसा आपसे पूछा, क्या कलाम साहब आपके साथ हैं या वो कुछ और बात कह रहे हैं? इसके मायने क्या है इस बयान के जो उन्होंने दिया है? नहीं, इंडिया इज अ फ्री कंट्री एंड आई एम श्योर पीपल आर एंटाइटल्ड टू गिव देयर ओपिनियन। I would also say that India is a free country and I am entitled to give my opinions based on my science and technology perspective of the results of the May 98 test. सर, मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल भाषा में इस बयान को लिखा गया है। कलाम साहब भी एक वैज्ञानिक हैं, आप भी एक वैज्ञानिक हैं।
मैं या दर्शक जितना बेहतर समझ पाएंगे उससे ज्यादा बेहतर आप समझा पाएंगे। आखिरी लाइन जो है कि बाय द प्रोजेक्ट टीम दैट डिजाइन यील्ड ऑफ द थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड, का मतलब क्या ये माना जाए कि वो कलाम साहब इस टेस्ट को सक्सेसफुल बता रहे हैं? ऐसा ही लगता है। और यानी कि वो आपसे मतभेद रखते हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आपकी ओपिनियन है उससे उनकी ओपिनियन कुछ अलग दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी ओपिनियन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे समय पर जब सीटीबीटी का माहौल चल रहा है, या जैसा आप कह रहे हैं कि उस पर हस्ताक्षर करने के लिए हम तैयार नहीं है, क्या हमारे देश की सरकार इस बात को जानती है या नजरअंदाज कर रही है? नहीं, जानती है, और वो ये इस विषय पर कंटिन्यूअसली रिव्यू करते रहेंगे। क्या आपका ये डर था कि इस पर रिव्यू नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको ये बयान रखना पड़ा सार्वजनिक तौर पर? नहीं, उस तरह का डर मुझे नहीं है। मेरा सुझाव बस इतना ही था कि सीटीबीटी बहुत दूर नहीं है, और सीटीबीटी के ऊपर जो दबाव आएगा उसको कैसा संभालेंगे, इंडिया के लिए क्या ऑप्शन है, उसके बारे में मेरा विचार मैंने प्रकट किया। अभी हम क्लेरिफाई करेंगे दर्शकों को ये भी, क्योंकि उनके जहन में कहीं ये आ रहा है कि पोखरण 2 क्या पूरी तरह से नाकाम था, या हम परमाणु उतनी बड़ी परमाणु शक्ति नहीं है जितना प्रोजेक्ट किया गया है। इस पर मैं आपसे कुछ बात जानता हूं, लेकिन नौसेना प्रमुख सुरेश मेहता साहब क्या कह रहे हैं वो भी हम दर्शकों को जरा सुनाते हैं। As far as we are concerned, we go by the views of the scientists. They have given us certain capability, and I have mentioned already that capability is enough for us to provide the requisite deterrent. It is obviously tried and tested, then only it can become a deterrent. हम पूरी तरह से तैयार हैं, और इस पर संतानंद साहब एक फाइनल आपका कमेंट चाहूंगा। परमाणु शक्ति के तौर पर भारत मजबूत है, ये तो आप मानते हैं। पोखरण 2 के बारे में आपने बताया कि हम उतने मजबूत नहीं है जितना प्रोजेक्ट किया गया। ओवरऑल अगर हमारी ताकत की बात करें तो एक फाइनल कमेंट आपका। भारत के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, वो निश्चित है। अगर थर्मो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, मेरे ख्याल में और कुछ दूर हमें जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और हम उम्मीद करते हैं इस पर गौर किया जाएगा, जिस ओर आपने ध्यान दिलाया सभी का। बहुत शुक्रिया के संतानम साहब बातचीत के लिए। थैंक यू। जाने माने वैज्ञानिक के संतानम साहब, जिनके बयान के बाद ये पूरा विवाद सामने आया, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। के संतानम साहब का ये साफ कहना है कि वो अब भी इस बात को मानते हैं कि पोखरण 2 को जितना प्रोजेक्ट किया गया था उतना ताकतवर वो विस्फोट नहीं था। हालांकि ओपिनियन पर जैसा उनका कहना है कि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसे कामयाब बताया है, जबकि मतभेद है के संतानम साहब के बयान में और कलाम साहब के बयान में। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।